जय हिंद दोस्तों भारत चीन सीमा विवाद जो पिछले 10-15 दिनों से तूल पकड़ता जा रहा है और इस मामले में जो सबसे बड़ी हरकत हुई वो 15 जून को हुई कि जिसमें भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए। तो इस मुद्दे पर बिना जानकारी कुछ भी बोलना एक तरह की बेवकूफी थी और कहीं ना कहीं चीन को समर्थन देने जैसा ही था। और इसीलिए इस मुद्दे पर मैंने अपनी बात रखना तब तक उचित नहीं समझा जब तक इस गालवान घाटी में जो घटना हुई इसकी सटीक जानकारी जो हमारे सेना के जवान थे उनके माध्यम से ना आए। हम राहुल गांधी जी के कुछ ट्वीट से यह नहीं समझ सकते कि भारत चीन सीमा पर दरअसल हुआ क्या था, क्योंकि राहुल गांधी और उनके परिवार का जो चरित्र पिछले कुछ दिनों में जनता के बीच आया है कि किस तरह से उन्होंने चीन की सरकार तो छोड़िए, चीन की पार्टी से डील की, चीन की पार्टी से डील की और ऐसी सीक्रेट डील जो भारत में वामपंथी पार्टियां हैं उनके दबाव में जाकर की और भारत के मार्केट को चीन के लिए पूरी तरह से खोलने का प्लान बनाया गया। साथ में जो इसकी रिसर्च आई थी उसमें यह भी लिखा था कि इसमें भारत का नुकसान है, लेकिन फिर भी भारत के बाजार को चीन के लिए खोलना जरूरी समझा गया। ये तो खैर इतिहास की बात हुई कि 2004 से 2014 के बीच कैसे चीन को एक वॉकओवर दिया गया, चाहे वो भारतीय मार्केट की बात हो या भारतीय सीमाओं की। तो ये जो गलवान घाटी में झड़प हुई और जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए, इस मामले पर हम चाहे तो नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग सकते हैं, लेकिन आप ही सोचिए कि क्या नरेंद्र मोदी के इस्तीफा दे देने से चीन अपनी प्रवृत्ति बदल देगा। हमारे यहाँ एक कहावत है कि चाल प्रकृति कबहू न छूटे, कुत्ता टांग उठाकर मुते। तो ये जो कहावत है ना, ये पूरी तरह से चीन पर फिट बैठती है। इस कहावत का अर्थ यही है कि आप कुत्ते को कितने भी महल में रख लो, ऐशो आराम में रख लो, लेकिन जब वह पेशाब करता है तो एक टांग उठाकर ही पेशाब करता है, जैसे गली के कुत्ते करते हैं। तो यह उसका नेचर है। अब उसी कुत्ते की तरह चीन का जो नेचर है वो भी एक उपनिवेशवाद का है, दूसरों पर कब्जे का है। उस देश की जो सरकार है, उसको जो पार्टी चला रही है, उसका मूल सिद्धांत, वो चाहे मार्क्स का हो या लेनिन का हो या माओ का हो, सबका एक ही सिद्धांत था कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। तो आप सोचिए कि जिनका सिद्धांत ही इतना हिंसक हो, उनके लिए इस तरीके के उपनिवेशवाद को बढ़ावा देना और विस्तारवादी सोच रखना कोई बड़ी बात नहीं है और ना ही कोई नई बात है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो गलवान घाटी में हुआ और वहां जो झड़प हुई जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए। चीन के कितने जवान शहीद हुए ये जानकारी चीन कभी नहीं देगा, क्योंकि यह वही चीन है जो 2019 के शुरुआत में आए हुए वायरस को 2019 के अंत में पूरी दुनिया में फैलाने के बाद दुनिया के सामने बताता है। तो उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते कि वह कभी भी किसी भी मामले में सटीक जानकारी देगा, और ऐसे देशों से हम कभी भी किसी भी तरह की ईमानदारी की उम्मीद नहीं रखते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि गलवान घाटी में हुआ क्या था। तो जो सैनिकों से खबरें आ रही है, जो घायल सैनिक थे, उनके अकॉर्डिंग जो हमारे शहीद सीओ संतोष बाबू थे, वो अपने 35-40 जवानों को लेकर पेट्रोलिंग करते हुए पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर पहुंचे और वहां उन्होंने देखा कि चीनी सैनिकों का एक टेंट वहां अब भी लगा हुआ है। तो जो 2 दिन पहले बातचीत हुई थी भारत और चीन की सेना के जो ऑफिसर्स थे उनके बीच, तो उसके अकॉर्डिंग वो टेंट वहां से हटाया जाना था। अब इसको लेकर जब सीओ संतोष बाबू ने चीनी सैनिकों से बात की तो उन्होंने इसके जवाब में लड़ाई करना शुरू कर दिया और भारतीय सैनिकों पर हमला बोल दिया। इस पूरी झड़प में भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों पर भारी पड़े और मुख्य खबर जो आ रही है कि इसमें कई चीनी सैनिकों की गर्दन भी तोड़ी गई है, जिसमें भारतीय सैनिक बहुत निपुण हैं। इसके बाद जब ये झड़प शांत हुई तो भारतीय सेना ने भी अपनी दूसरी टुकड़ियों को बुलाया। इतने में ही चीन ने अपनी एक बड़ी टुकड़ी को बुला लिया और इस झड़प में जो भारत के कई सैनिक थे वो गलवान नदी में गिर गए और चीन के सैनिक भी गलवान नदी में गिरे। फिर बाद में अफसरों से बातचीत करके इस मामले को शांत किया गया और फिर जब रात के समय भारत के सैनिक और चीन के सैनिक दोनों गलवान नदी में अपने सैनिकों को ढूंढने पहुंचे, फिर जब गलवान नदी से उन शवों को निकाला गया तो सीओ संतोष बाबू का जो शव देखा उनकी पलटन ने, तो उसको देखकर उनकी पलटन बौखला गई। वो 16 बिहार रेजिमेंट के सीओ थे और सीओ पर हमले का मतलब होता है पूरी पलटन पर हमला।
तो यह उनके लिए एक सम्मान का इशू हो गया था। और इसके बाद 16 बिहार रेजिमेंट के जवानों ने किसी की भी नहीं सुनी और अपने कमांडिंग ऑफिसर के साथ चीनी क्षेत्र में घुसे और जो चीनी सैनिक थे जिन्होंने उस हमले को अंजाम दिया था उन पर बुरी तरह से टूट पड़े। आधी रात के समय यह अचानक हमला हुआ था चीनी सैनिकों पर, जिसमें चीनी सैनिक पूरी तरह से अलर्ट नहीं थे और इस झड़प में भी भारत चीन के कई सैनिक गलवान नदी में गिर पड़े। तो बेसिकली ये जो पूरी झड़प थी ये एक भारतीय सैनिकों को बदला लेना था अपने सीओ की मौत का और वो उन्होंने पूरा किया। और इस पर जो देश की विपक्षी पार्टी के 50 साल के युवा नेता राहुल गांधी का बयान आया कि भारतीय सैनिकों को निहत्था किसने भेजा, तो सबसे बड़ी बात ये जानकारियां उनको दे कौन रहा है, उनको सलाह देने वाले लोग कौन हैं। उनको इतनी तो जानकारी होनी चाहिए कि जिस समझौते के तहत भारत और चीन की सेना बॉर्डर पर गोलियां नहीं चला सकती वो समझौता इन्हीं की सरकार ने 2005 में चीन की सरकार के साथ किया था और जिसे अब खत्म कर दिया गया है। अब अगर ऐसी कोई भी हालात आती है तो भारतीय सेना हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र है। ये अगर कुछ समय पहले खत्म कर दिया गया होता तो हमें हमारे 20 सैनिक नहीं खोने पड़ते, लेकिन देर सवेर इससे छूट देना हमारी सेना के मनोबल को और बढ़ाएगा। तो इसीलिए राहुल गांधी की बातों पर ज्यादा कमेंट नहीं किया जा सकता क्योंकि उनमें ना सेंस है ना कॉमन सेंस। पर जो मेरे दर्शक हैं उनमें सेंस भी होगा और कॉमन सेंस भी। तो मैं एक कॉमन सेंस की ही बात आपके सामने रखता हूं। आपका घर है जिसके बगल में एक आपका दुष्ट पड़ोसी है और आप दोनों के घर की कोई निश्चित बाउंड्री नहीं है। अब आप ये सोचिए कि कल को आपका पड़ोसी अगर आपकी जमीन के भीतर अपनी बाउंड्री लगाने लगे तो किन हालातों में आप में और उसमें विवाद हो सकता है। आपके पास दो केस होंगे, या तो आप चुप रह जाए कि ये दुष्ट पड़ोसी है इससे क्या लड़ना। इस हालात में आपके और आपके पड़ोसी के बीच कोई भी लड़ाई नहीं होगी और एक दिन वो आपका पूरा घर निकल जाएगा। अब जो दूसरा केस होता है कि आप इसका विरोध करेंगे, आप अपने पड़ोसी से लड़ने जाएंगे, पहले वो तू मैं पर होगी, फिर हाथापाई की भी नौबत आ सकती है और इसमें या तो आप उसकी टांग तोड़ देंगे या वो आपकी टांग तोड़ देगा। तो ये जो पड़ोसी के साथ लड़ाई की नौबत आई ये किस केस में आई? ये तब आई कि जब आपने विरोध किया, जब आपने किसी के एनक्रोचमेंट का विरोध किया तभी ये लड़ाई की नौबत आई। ये पूरे देश को पता है कि 2004 से 2014 के बीच कितनी जमीन चीन की सेना ने भारत की कब्जा ली और भारत की सरकार ने यह जानकारी पूरी दुनिया से छुपा कर रखी, पूरे देश से छुपा कर रखी। हम ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे कि किस तरह नेहरू ने एक आधा लद्दाख चीन को गिफ्ट में दे दिया और इसके बाद संसद में बड़ी ही बेशर्मी से बयान दिया कि वो तो एक बंजर जमीन का टुकड़ा था, उस पर एक घास का तिनका नहीं उगता, उस जमीन को लेकर हम क्या करेंगे। हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम पिछले जो 2004 से 14 के बीच जो चीनी सेना ने जमीनें कब्जाई हमारी, और इसमें आपको एक भी बार ऐसी झड़प देखने को नहीं मिली। तो वो झड़प इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमारी सेना को यह आदेश सरकार से था कि चीनी सेना जो करती है करने दो, हमें चीन के साथ व्यापार करना है। तो इस मामले में पूरे देश को बोलने का अधिकार है सिवाय राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के। और हाँ, इसमें जो वो भाजपा के कुछ अंधभक्त और जो अपनी ही पार्टी के लिए कब्र खोदने में लगे हैं, उनको मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि भारत सरकार से सवाल करना अगर देशद्रोह है तो नरेंद्र मोदी जी भी 2009 में देशद्रोही थे। तो ऐसे काम आप मत कीजिए कि जिससे ऐसा माहौल बने कि कल को भारत की सरकार से सवाल करने पर ही लोगों को देशद्रोही बताया जाने लगे। आखिर में मैं हमारी बात करता हूं। मैं 2 महीने पहले से चीख चिल्ला कर कह रहा था कि चीन एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया के लिए घातक है। आप मेरे चैनल पर जो मार्च में मैंने वीडियो अपलोड किया था, जब कोरोना की शुरुआत ही भारत में हुई थी, मैंने उस समय कहा था कि चीन एक देश नहीं है, चीन एक तरह का एक्रोनिम है। चीन जो है वो एक तरह की सोच है, एक ऐसी नीच सोच है जो पूरी तरह से अन्याय, लालच, लोभ और दुष्टता पर आधारित है। आपको ऐसे कई चीनी सोच के व्यक्ति हमारे समाज में भी मिल जाएंगे, जहां 2 भाई हैं, उसमें एक छोटा भाई है वो बड़े भाई का हक मारना चाह रहा है, या बड़ा भाई है वो छोटे भाई का हक मारना चाह रहा है। तो जहां भी ये हक मारने की बात है ना, चीन उसी सोच का नाम है। चीन कोई देश नहीं है, चीन कई तरह के देशों को कब्जा के एक बना हुआ एक ऐसा संगठन है, एक ऐसी पार्टी है कि जो एक दिन खुद ही टुकड़ों टुकड़ों में खत्म हो जाती है। तो हमें चीनी सेना को लेकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है।
चीन के वो 4-5 फीट के सैनिकों को तो हमारी भारतीय सेना बिना हथियार के सिर्फ गर्दन तोड़कर ही मार डालेगी। लेकिन अगर चीन एक भी गोली चलाता है, अगर चीन हमारे बॉर्डर पर तोप तैनात करता है, तो वो जो तोप बनाने का पैसा है वो हमारी जेब से ना जाए, क्योंकि हमारे सैनिकों को जो गोली लगेगी, अगर उस गोली की कीमत भी चीन हमसे वसूल रहा है तो इसमें चीन का दोष नहीं है, इसमें हमारा दोष है। अगर आपने 2 महीने पहले मेरी बात सुनी होती तो ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन हम चीन को कुछ हजार करोड़ का तो नुकसान पहुंचा सकते थे। हमारा चीन से बहुत ज्यादा निर्यात नहीं है कि कल को अगर चीन आयात पर बैन लगा दे भारत से तो भारत की इकोनॉमी डूब जाएगी। आपने इस लॉकडाउन के पीरियड में इतना महसूस जरूर किया होगा कि जीवन की जो जरूरत है वो 2 समय के खाने और 2 जोड़ी कपड़े के सिवा कुछ भी नहीं है। इसके सिवा जो भी है वो हमारे शौक हैं और हम हमारे शौक पर कंट्रोल कर सकते हैं। ज्यादा समय के लिए नहीं, 1 साल के लिए तो कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि सोनम वांगचुक जी ने भी कहा था कि यदि जैन लोग यह सोचकर प्याज खाना शुरू कर देते कि जैन रेस्टोरेंट कहां मिलेंगे तो आज पूरे देश में जैन रेस्टोरेंट नहीं खुले होते। तो बात इतनी सी है कि अगर हम चीनी सामान लेना बंद कर दे, 1 साल के लिए बंद कर दे, अमेरिका बंद कर रहा है, जापान बंद कर रहा है, यूरोप बंद कर रहा है, अगर हम भी 1 साल के लिए अपने शौक को कंट्रोल कर ले, हम थोड़ा सा महंगा सामान खरीद लेंगे, लेकिन इससे ये जो चीन की समस्या है इसका परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चीन का विरोध कैसे कर सकते हैं ये मैंने मेरे वीडियो में समझाया था। इस वीडियो के माध्यम से भी मैं यही कहूंगा आपसे कि अब भी समय है, संभल जाइए। बार बार अपने 20 जवानों की मौत का इंतजार मत कीजिए। चीन का विरोध एक चॉइस नहीं है, ये एक नेसेसिटी है। हमें आज नहीं तो कल ये करना ही होगा। नहीं तो अगर कल को चीन पूरे भारत पर अपना अधिकार जता दे तो इसका जिम्मेदार आप भले ही नरेंद्र मोदी को मान ले, आप नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटा दे, वो तो फकीर आदमी है, झोला लेकर निकल जाएंगे जैसा कि वो भी कहते हैं। लेकिन भारत देश का क्या होगा? नरेंद्र मोदी के चले जाने से क्या चीन भारत पर अपना दावा छोड़ देगा? जवाब है नहीं। चीन दुनिया में उपनिवेशवाद की सोच के साथ ही बना देश है और हमें अब ये नेहरू की जो गुट निरपेक्षता की थ्योरी थी कि हम किसी भी ग्रुप के साथ नहीं जाएंगे, इस वाहियात थ्योरी से आगे निकलना होगा। इसको हमें छोड़ना होगा। हमें हमारे अलाई ढूंढने होंगे दुनिया में। आज जो वैश्विक राजनीति है उसमें अगर हमें हमारा एक स्थान बनाना है तो हमें ऐसे अलाई बनाने होंगे जो विश्व में पावरफुल है। वो अमेरिका हो या वो ब्रिटेन हो, वो फ्रांस हो। रूस हमारा नेचुरल एलाई कभी नहीं रहा है। रूस की सोच जो है वो चीन से ज्यादा मिलती है, तो इसलिए हम रूस पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। तो हमें इस डर से कि रूस हमारा विरोध कर देगा तो हम अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस का समर्थन ना ले, इस गुलामी की मानसिकता से हमें निकलना होगा। रूस को अगर हमारा विरोध करना है तो वो करे। हमें ऐसे एलाई बनाने होंगे कि कल को अगर चीन हम पर युद्ध थोपता है तो हमारी सहायता के लिए दुनिया की जो पावरफुल देश हैं वो हमारे साथ रहे। उस समय गुट निरपेक्षता काम नहीं आएगी। तो मैं मेरे सारे दर्शकों से यही कहना चाहता हूं कि इस एक नारे को, इस 3 शब्द के नारे को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अब चीनी बंद, चीन का सामान हमें नहीं चलेगा। हम हमारे शौक को 1 साल के लिए कंट्रोल कर लेंगे। आप यकीन मानिए, उन निब्रांडुओं की बात मत सुनिए जो हमें रोज आके डेटा देते हैं कि चीन का विरोध हम कर लेंगे तो इससे चीन को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा। हम विरोध करेंगे, हमारा एग्जाम्पल दूसरे देश भी फॉलो करेंगे। भारत कोई पाकिस्तान जैसा छोटा मोटा कचरा देश नहीं है कि जिसकी बात कोई नहीं सुनता हो। अगर भारत किसी बात का पूरे एक देश के स्तर पर विरोध करता है तो यह पूरी दुनिया तक यह आवाज जाएगी। कल को अगर अमेरिका भी चीन पर बैन लगाता है, यूरोप के देश भी अगर चीन के लिए अपने नियम कड़े करते हैं, जापान जैसा जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन देश है वो अगर चीन का बाइकआउट करता है और जैसा कर भी रहा है तो चीन पर असर पड़ेगा। हमें सिर्फ एक एग्जाम्पल सेट करना है। मैं गलवान घाटी में शहीद हुए सभी जवानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं इतना ही आपसे कहूंगा कि जो बॉर्डर पर हो रहा है वो भारतीय सेना के भरोसे छोड़ दे। हमारी सेना सक्षम है हमारी सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए, तब तक जब तक उन पर पॉलिटिकल प्रेशर ना बना हो। और एक चीज जो पूरे देश के सामने स्पष्ट है कि इस सरकार में भारतीय सेना पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है। और दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। वो नीचे सब्सक्राइब बटन है उसे दबाइए, वो बगल में आपको बेल आइकन दिखेगा
उसे आप जरूर दबा दीजिए। इससे आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, पूरे देश तक यह आवाज पहुंचाए कि अब चीनी बंद। आप घर में रहे, अपने अपनों का ध्यान रखें, चीनी बंद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।